हेलो, वेलकम बैक टू स्प्राउटी एरा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। सो फटाफट बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले के चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट पहले उसको जाके देखिए ताकि आपको ये चैप्टर भी समझ में आए। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो आज के समय पे आयरन का इस्तेमाल जो है, आयरन को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं डेली लाइफ में हम ऐसी हजारों चीजें इस्तेमाल करते हैं जो आयरन से या स्टील से बनी होती है। आयरन का यूज आज से 3000 साल पहले ही शुरू हुआ और मेगालिथिक बरियल्स के अंदर हमें काफी लार्ज कलेक्शंस मिले हैं आयरन टूल्स और वेपन्स के। आज से 2500 साल पहले हमें ऐसे एविडेंसेस मिले जहां पर हमने देखा आयरन टूल्स का यूज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ठीक है, एक्सिस बनाई जाती थी फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। आयरन प्लस शेड का इस्तेमाल होने लगा था जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। अब दूसरे क्या तरीके थे प्रोडक्शन बढ़ाने के। सबसे पहला हम पढ़ते हैं इरिगेशन। तो कोई भी किंग या किंगडम जो है एग्जिस्ट करती है, बट उसको एग्जिस्ट करने के लिए ऐसे विलेजेस की जरूरत होती है जो फ्लरिशिंग हो। फ्लरिशिंग का मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटी अच्छी हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, एग्री प्रोडक्शन अच्छा हो, ताकि कोई भी किंगडम जो है सुचारू रूप से चल सके। तो जब हम देखते हैं कि जिन नए टूल या नए नए सिस्टम स्टार्ट हुए प्लांट ट्रांसप्लांटेशन के, जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, तो चैप्टर 5 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। इन इन वजहों से या इन नए टूल्स के इस्तेमाल से या ट्रांसप्लांटेशन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। इरिगेशन जो है उसका इस्तेमाल भी किया जाने लगा। इरिगेशन वर्क के लिए उस समय पर कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स या आर्टिफिशियल लेक्स जो है वो बनवाई जाती थी। ओके, बिल्ड की जाती थी, बनवाई जाती थी। आगे चलते हैं। अगर हम आप इस चार्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे आपको देखना है किंग नीड मनी फॉर द पैलेसेस एंड फोर्ट्स, दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर। वो फार्मर से टैक्स डिमांड करते हैं। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उनको आर्मीज के लिए, पैलेसेस, फोर्ट्स, इन सब के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो टैक्स मांगते हैं। अब फार्मर क्या करता है? इन टैक्सेस को पे करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन की जरूरत है भाई। इरिगेशन अच्छे से होगा तो फिर उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ओके, अब इरिगेशन के लिए राजा क्या करता है? मनी प्रोवाइड करता है, इरिगेशन वर्क्स को प्लान करता है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद फार्मर्स को जो है, फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलता है इससे, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है और ज्यादा होने लगता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सो रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। अब 9th नंबर के लिए क्या बचा है? चारों तो हमने यूज कर लिए आई गेस। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। ओके, किंग जो है मनी प्रोवाइड करता है, लेबर जो है लोगों के द्वारा, हाँ ठीक है, राजा जो है मनी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लेबर जो है लोगों के द्वारा दी जाती है, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है और फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलता है। तो 9th नंबर पे ये वाला टॉपिक आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ओके, चलिए आगे। अब विलेजेस में कौन लोग रहा करते थे? तो देखिए 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है वो विलेजेस में रहते थे, साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट में इंडिया के। तमिल रीजन में बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे जिनको वेलालर कहा जाता था। ये नाम याद रखिएगा, इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो ऑर्डिनरी प्लॉमैन होते थे उनको उजावर कहा जाता था। जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे जैसे कि स्लेव्स वगैरह, उनको कड़ईसियार या अदमाई, ये इस नाम से जाना जाता था। तो ये विलेजेस में रहने वाले लोगों के नाम हैं, उनको किस नाम से डिनोट किया जाता था। नॉर्थर्न पार्ट में कंट्री के विलेज के हेडमैन को ग्राम भोजका कहा जाता था। ठीक है, जो सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले आदमी होते थे उनको ये पोजीशन मिलती थी, यानी कि एक ग्राम भोजक है उसका बेटा ग्राम भोजक बनेगा। तो ये जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। ठीक है, और ज्यादातर ये ग्राम भोजक जो है लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था। जनरली उसके पास बहुत सारे स्लेव्स होते थे, वो वर्कर्स को हायर करता था लैंड कल्टीवेट करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि वो पावरफुल होता था तो किंग जो है उसको विलेज से टैक्स इकट्ठा करने की भी जिम्मेदारी दे देता था।
साथ ही वो कभी कभी जज का फंक्शन भी प्ले करता था, यानी कि जब कोई मुद्दा सुलझाना हो या तो वो एज अ जज भी काम करता था, एज अ पुलिसमैन भी कभी कभी फंक्शन करता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ग्राम भोजक जो है, क्या ग्राम भोजक के अलावा इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे जिनको गृहपति कहा जाता था। ठीक है, ये सारे गृहपति स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी मैन वुमेन है, जैसे कि दास कर्मकारा, उन्हें दास कर्मकारा कहा जाता था, जिनके पास खुद की कोई लैंड नहीं होती थी, कोई अर्निंग नहीं होती थी, लाइवलीहुड नहीं होता था, उन्हें दास कर्मकारा कहा जाता था। ठीक है, ज्यादातर विलेजेस में कुछ क्राफ्ट पर्सन होते थे। ठीक है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर, वीवर, ये सब भी हुआ करते थे। अब इसमें संगम लिटरेचर के बारे में लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। अर्लीस्ट तमिल वर्क्स में से एक है संगम लिटरेचर, जो आज से 2300 साल पहले कंपोज किए गए। ठीक है, इसे संगम इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारी असेंबली का कंपाइलेशन है ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संगम। और ये असेंबलीज जो है कई पोएट्स के बीच में हुई थी मदुरई सिटी में। तमिल टर्म जो है जो तमिल टर्म्स हैं वो इसमें ऊपर मेंशन की गई है, जो कि संगम लिटरेचर में देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं कॉइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स मिले हैं उस दौरान के, और जो अर्लीस्ट कॉइन्स है जो इस्तेमाल होते थे वो आज से 500 साल पहले है पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, जो आज से 500 साल पहले इस्तेमाल होते थे, जैसा कि इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज देख लीजिएगा। सिटीज विद मैनी फंक्शंस। सो एक सिंगल टाउन इतना इम्पोर्टेंट होता था कई कारणों की वजह से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मथुरा की बात करें, सो मथुरा जो है वो इम्पोर्टेंट सेटलमेंट थी। ठीक है, लगभग 25 सालों तक मथुरा जो है एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट रही, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए थी बिकॉज ये दो मेजर रूट्स के ट्रैवलिंग के दो मेजर रूट्स को क्रॉस, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा लोकेशन है जहाँ पे क्रॉस रोड्स है दो मेजर रूट के, यानी कि ट्रैवल और ट्रेड, ये दो मेजर रूट के क्रॉस रोड्स जो है मथुरा में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो है मथुरा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो दो क्रॉस रोड्स है, इसका आप कह सकते हैं जंक्शन पॉइंट है मथुरा, इस वजह से इतना फेमस रहा या इतना इम्पोर्टेंट रहा। इस सिटी के अंदर आपको फोर्टिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी दीवारें, किलाबंदी आपको देखने को मिलेंगी, कई श्राइन्स आपको देखने को मिलेगी। फार्मर्स और हर्डर्स जो है आसपास के एरियाज के, वो इस सिटी के लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। मथुरा जो है वो ऐसा एक सेंटर भी है जहाँ पे आपको फाइन स्कल्पचर देखने को मिलता है, या फाइन स्कल्पचर जो है प्रोड्यूस किया जाता है अराउंड, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो है सेकंड कैपिटल बनी थी कुशानास की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुशान्स की जो है सेकंड कैपिटल आज से 2000 साल पहले मथुरा बनी थी। मथुरा जो है एक रिलीजियस सेंटर भी है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैन श्राइन्स आपको देखने को मिलेगी, और लॉर्ड कृष्णा की वजह से तो मथुरा फेमस है ही, ये तो हम सब जानते ही है। कई इंस्क्रिप्शंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगी स्टोन्स पर, स्लैब्स पर, स्टैच्यूज पर, जो मथुरा में आपको देखने को मिलते हैं, उन पर आपको इंस्क्रिप्शंस भी मिलेंगी। जनरली ये इंस्क्रिप्शंस छोटी होती है। ठीक है, अगर किसी ने गिफ्ट दिया है या मोनेस्ट्रीज जो है बनवाई गई है तो उनके नाम भी उस पर लिखे गए होते हैं। ये जो है राजा रानियों के द्वारा, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, इन सब के द्वारा बनवाया जाता था, जो लोग उस सिटी में रहते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए इंस्क्रिप्शंस जो मथुरा में है वहाँ पे गोल्ड स्मिथ्स के बारे में भी मेंशन किया गया है, ब्लैक स्मिथ्स के बारे में मेंशन किया गया है, वीवर्स, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर्स, इन सब के बारे में मेंशन किया गया है। अब आ जाते हैं हम क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स पर। हमने देखा कि हमें ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो उस समय के क्राफ्ट को दर्शाते हैं, जिसमें कि आपके एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी आती है, जिसे हम नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जनरली ये नॉर्थन पार्ट में पाई जाती है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थन पार्ट में पाई जाती है, इसलिए इसको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, कई क्राफ्ट्स ऐसे भी हैं जो मिल गए, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करी, सर्वाइव नहीं करी और वो हमें नहीं मिल पाई। ठीक है, सो कई क्राफ्ट ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं किए और वो आज के समय पे एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनके बारे में हमें टेक्स्ट से पता चलता है। हमें टेक्स्ट से ये भी पता चलता है कि क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग भी जो है उस समय इम्पॉर्टेंट थी। कई ऐसे सेंटर्स थे जैसे कि वाराणसी नॉर्थ में हो गया, मदुरई साउथ में हो गया। ठीक है, ऐसे सेंटर्स में क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी और मैन और वुमेन दोनों उसमें काम करते थे। कई क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स जो है उन्होंने अब एसोसिएशंस बना ली थी जिन्हें श्रेणीज कहा जाता था। तो ये ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट आ चुका है। सो श्रेणीज क्या है? श्रेणीज क्या है? एसोसिएशंस है क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये श्रेणीज जो है क्राफ्ट पर्सन की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, फिनिश गुड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद श्रेणीज जो होती थी मर्चेंट की जो श्रेणीज होती थी वो ट्रेड ऑर्गेनाइज करती थी। श्रेणीज जो है वो आप देखिएगा बैंक की तरह भी काम करती थी। ठीक है, जहाँ पर बड़े अमीर आदमी जो होते थे या औरतें जो होती थी वो अपना मनी जो है वो डिपॉजिट करती थी। ठीक है, फिर इस मनी को इन्वेस्ट किया जाता था और इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता था वो लोगों को या जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब हम कहाँ गया वो अरिकामेडू के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कहाँ है ये? पुडुचेरी में है। तो आज 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडो जो है वो कोस्टल सेटलमेंट, ऐसी सेटलमेंट थी जहाँ पर शिप्स जो है वो अनलोड होते थे। दूर दूर की जगहों से जो शिप्स आते थे वो यहाँ पर अनलोड होते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ईंट से बना हुआ बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे वेयर हाउस माना गया है कि भाई ये ऐसी जगह थी जहाँ पर स्टोर किया जाता होगा जो भी सामान दूर दूर की जगहों से आता था। एक वेयर हाउस की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा हमें पॉटरी मिली है मेडिटेरियन रीजन की, जैसे कि एम्फ्रो। ठीक है, डबल हैंडल जार होते थे, तो इसे माना जाता है कि मेडिटेरियन रीजन की पॉटरी है और यहाँ हमें देखने को मिली अरिकामेडू में। स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी भी यहाँ पर देखने को मिली, जिसे एरेटाइन वेयर कहा जाता है, जिसका नाम इटली के वजह से पड़ा। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक अलग काइंड ऑफ पॉटरी आपको देखने को मिलेगी जो लोकली बनाई जाती थी। हालांकि रोमन डिजाइन्स जो है इसमें इस्तेमाल किए गए, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सब भी इस जगह पर हमें मिला है। कुछ छोटे स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल डाइंग वैक्स के लिए किया जाता होगा, कपड़े को डाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। और बहुत सारे बेड्स और सेमी प्रीशियस स्टोन या ग्लासेस भी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। ये ग्रीक सेलर के द्वारा लिखा गया स्टोरी ऑफ बैरीगाजा, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए ट्रेड एंड ट्रेडर्स पे आ जाते हैं। तो हमने नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में पढ़ा। ये जो फाइन पॉटरी है जिसमें स्पेशली बॉल्स, प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी, ये कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिली है। लेकिन ये इन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंची? तो जो ट्रेडर्स होते थे वो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बनाया फिर दूसरी जगह पर बेचने के लिए उसको लेके गए। साउथ इंडिया जो है गोल्ड स्पाइसेस के लिए फेमस था, स्पेशली पेपर और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। पेपर जो है वो रोमन एम्पायर में इसकी ज़्यादा वैल्यू थी। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे शुरुआत में ब्रिटिशर्स भी जो आए थे वो इन स्पाइसेस के लिए आए थे, स्पेशली ब्लैक पेपर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा इसको वैल्यू दी जाती है कि इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है। इसलिए ट्रेडर्स जो होते थे इसको रोम तक जो है वो लेकर जाते थे शिप्स के थ्रू, शिप्स पर सी के थ्रू जो है इनको लेकर जाया जाता था, या बाय लैंड कारवांस में जो है इनको लेकर जाया जाता था ट्रेडिंग के लिए। तो जो है उस समय पर ट्रेडर्स जो हैं इस तरीके की वस्तुएं जिनकी बाहर की जगहों पर ज़्यादा वैल्यू है इनको ट्रेड किया करते थे। ट्रेडर्स ने कई सी रूट्स जो है एक्सप्लोर किए।
कुछ इनमें से कुछ जो है ऐसे सी रूट्स है जो कोस्ट के साथ साथ में चलते लगते हुए जो है इन्होंने आगे बढ़े। उसके अलावा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जहाँ पर सेलर्स जो है मॉनसून विंड्स का फ़ायदा उठाते हुए जो है तेज़ी से मूव कर पाते थे, तो ऐसे रूट्स का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए आगे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तो जो साउथर्न हाफ है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें आप देखेंगे कि बड़ी लंबी चौड़ी कोस्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर समुद्री है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, तो तीनों तरफ से जो है कोस्टल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें जो ये लैंड वाला पार्ट है, यहाँ आपको हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर वैलीज देखने को मिलेंगी। इनमें से कई रिवर वैलीज जैसे कि कावेरी जो है मोस्ट फर्टाइल रीजन है। कावेरी जो है रीजन जो है यहाँ पर बहुत मोस्ट फर्टाइल रीजन है। यहाँ के जो चीफ्स, ये किंग्स जो है इन रिवर वैलीज को कंट्रोल किया करते थे। तो जिसके पास रिवर वैली पर कंट्रोल होता था उसका कोस्ट पर भी कंट्रोल होता था और वो रिच और पावरफुल बन जाता था, क्योंकि कोस्टल रीजन से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। इसके अलावा संगम पोएम्स जो है उन्होंने मोवेनदार का शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर हम इस वर्ड की मीनिंग देखें तो इस वर्ड की मीनिंग होती है हेड्स ऑफ द 3 रूलिंग फैमिली। अभी 3 रूलिंग फैमिलीज कौन कौन सी है? चोलास, चेराज एंड पांड्यास। तो इन 3 रूलिंग फैमिलीज के जो हेड है उन्हें मोवेनदार कहा गया। ठीक है, और इनमें से आप देखेंगे इन तीनों के जो चीफ्स होते थे उनके 2 सेंटर ऑफ पावर थे। एक इनलैंड सेंटर ऑफ पावर होता था और एक कोस्टल लैंड पे होता था, कि मान लो यहाँ का राजा है तो यहाँ तो इसका रूल है ही, लेकिन कोस्टल रीजन पे भी इसका रूल होता था। पुहार या कावेरी पट्टनम जो है वो चोलास का पोर्ट था। मदुरई जो है पांड्यास का पोर्ट था। तो ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। तो ये चीफ्स जो होते थे वो रेगुलर टैक्सेस इकट्ठा नहीं करते थे, ना ही कलेक्ट करते थे। इसके अलावा इसके बजाय वो लोग क्या करते थे, लोगों से गिफ्ट डिमांड करते थे या लोग उनको गिफ्ट देते थे। वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस भी करते थे और नेबरिंग एरिया से भी ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। ठीक है, कुछ वेल्थ वो अपने पास रखते थे, बाकी अपने सपोर्टर्स में उसको बांट दिया करते थे, जैसे कि उनके फैमिली मेंबर, सोल्जर्स या पोएट्स हो गए। कई पोएट्स जिन्होंने या संगम लिटरेचर में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, वो इन चीफ्स की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है कि ये चीफ्स जो है इनको प्रीशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट या फाइन क्लोथ जो है एज अ गिफ्ट या रिवॉर्ड जो है इनको दिया करते थे। उसके अराउंड 200 साल बाद ये एक डायनेस्टी आई जिसका नाम था सतवाहनास। ठीक है, ये वेस्टर्न इंडिया में पावरफुल हो गई। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे सतवाहनास के वो थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और इनका ये इसलिए भी फेमस है, इनके बारे में जो है हम इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो इनकी मदर के बिहाफ पर लिखी गई। इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, तो इनके बिहाफ पर लिखी गई थी, तो यहाँ से इनके बारे में पता चलता है। ये और उनके जो अदर सतवाहनास रूलर थे उनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पंथ कहा जाता था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और साथ ही इन लोगों ने जो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट पे भी अपनी आर्मीज को भेजा था। चैप्टर हो गया भाई आपका फिनिश। यहाँ पर सिल्क रूट एंड कुशानास के बारे में बताया गया है कि कुछ किंग्स जो है उन्होंने इस रूट पर, सिल्क रूट पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स मिल जाते थे। इसके बारे में थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, इनफ है। ओके, सो चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।